आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से सुनिएगा, उसके ऊपर आज क्वेश्चंस है अच्छे अच्छे, टॉपिक्स अच्छे अच्छे हैं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ होता क्या है? अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें मेरे बच्चे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का कहना है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। अब अपोजिट रिएक्शन का मतलब समझिएगा, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है, एक बॉक्स रखा हुआ है, इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा, बट इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स लगता है, दिस इज कॉल्ड r। इसे नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं या रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड यूज कर सकते हैं आप। इसे रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। मेरा बेटा ध्यान से सुनो, आज मैं यहां पर आराम से खड़ा हूं, वो इसके पीछे रीजन क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है? क्योंकि अर्थ मुझे उतना ही बैकवर्ड सपोर्ट दे रहा है जितना मेरा वेट है, इसीलिए मैं बैलेंस्ड हूं। बट क्या मैं पानी पे खड़ा हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि पानी में जब खड़ा होने की कोशिश करूंगा तो मेरे पैर नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वो उतना थ्रस्ट मुझे नहीं दे पाएगा जिससे मेरी बॉडी बैलेंस्ड हो जाए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का सिंपल सा है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। अब जैसे एग्जाम्पल यहां पे चलने का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बंदा नो डाउट जब आगे बढ़ रहा होता है तो आगे बढ़ते वक्त एक पहले पैरों से उसने क्या किया, इस वाले पैर ने क्या किया, फोर्स लगाया, तभी तो दूसरा वाला पैर उठा के आगे जा पा रहा है, हाँ या ना? तो ये एग्जाम्पल, ये स्विमिंग गर्ल भी देख रहे होंगे आप, ये क्या करती है, जब पैर से धक्का मारती है दीवार को, उसके बाद आगे की तरफ डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर पाती है और तेजी से मूव कर पाती है। सेम एज इट इज, अभी आप डेस्क पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप जितना फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अपवर्ड लग रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि आप बैलेंस्ड है, इस वजह से आप बैलेंस्ड है और आराम से बैठे हुए। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होगा। बट उससे पहले एक चीज और सुनने का ध्यान से, कि अगर मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आऊं तो मैं r को mg के बराबर लिख सकता हूं। r mg के बराबर होगा, यानी रिएक्शन फोर्स mg के इक्वल माना जाएगा। होप सो देवी क्लियर है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो नेक्स्ट पॉइंट पर हमें मिलता है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम देखिएगा मेरे बच्चे, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में क्या होता है? आपने सुना होगा कि घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम, यानी घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है तो उनमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, आज हम लोग देखेंगे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर आगे लेके जाएगा आपको। देखिएगा, सपोज करिए कि मेरे पास एक हॉर्स है, अच्छा है यार ये घोड़ा, हैं? पहले वाले ज्यादा अच्छा था, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखो, ये इसकी पूंछ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये मेरे बच्चे रस्सी है जिससे हमने काट को बांधा हुआ है, और अब यहां ध्यान से सुनना प्लीज, जैसा भी बना उससे क्या लेना देना। ये कार्ड है, ये कार्ड है। अब ये कार्ड है, मैंने कंसीडर किया कि हॉर्स का जो मास है वो m है, मास ऑफ हॉर्स, और मैंने कैपिटल M कंसीडर किया मास ऑफ कार्ड। कार्ड का मास है। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, ये कैपिटल mg डाउनवर्ड लगेगा, कार्ड का जो रिएक्शन है r डैश मान लेते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, ये स्मॉल mg लगेगा और ये r मान लेते हैं। अब इस घोड़े ने गाड़ी को आगे की तरफ खींचा होगा,
जब घोड़े ने गाड़ी को आगे की तरफ खींचा होगा तो ऑब्वियसली गाड़ी इस तरफ मूव कर रही होगी, एक्सेलरेट होगी। बट इसके बीच में ही मुझे एक चीज दिखाई दी, दिस इज ऑल अबाउट रोप, वो रस्सी जिससे वो काट को खींच रहा होगा। जब वो रोप को देखूंगा तो आप ध्यान से सुनना, हुआ क्या मेरा बेटा, इस जगह पे मेरा बेटा हॉर्स का फोर्स ये रहा, एच ये रहा, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, अभी फ्रिक्शन फोर्स है। बट सब चीजें समझना, क्या होता है कि जब हम ये हॉर्स इस कार्ट को आगे की तरफ खींच रहा होता है तो यहां रस्सी में एक टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन इन द सेंस तनाव, जिसकी वजह से रस्सी आगे की तरफ खिंच पाती है, रस्सी आगे की तरफ जा पाती है। क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करते हैं कि ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, आप इसे पकड़ लो। ओके, अभी हमने क्या देखा कि ये फोर्स इस साइड लग रहा है और ये आगे की तरफ खिंची हुई आ रही है, ये आगे की तरफ आ रही है, बोलो हाँ है ना, इस रस्सी की तरफ वजह से ये आगे की तरफ आ रहा है। मेरे बच्चे, हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर ये इधर की तरफ खिंच रहा है तो रस्सी में जो टेंशन लगेगा वो इस साइड लगेगा, रस्सी में जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, बोलो हाँ है ना। अब चलो यहां तक तो मेरा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट मेरा बच्चा, जो नैना फोर्स लगा रही होगी वो नैना इस साइड लगा रही होगी, तो नैना को बैलेंस करने के लिए फोर्स कैसे लग रहा होगा, तो रस्सी में टेंशन हमेशा कैसे लगता है, ऐसे, हमेशा याद रखेंगे, रस्सी में टेंशन हमेशा ऐसे लगता है। मेरे वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए इधर लगा, नैना का फोर्स उधर लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर लगा। तो हमेशा टेंशन कैसे एक्ट होता है मेरे बेटा, ये देखो, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेंशन इधर लगेगा, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेंशन इधर लगेगा, हाँ है ना। अब यहां पे कहानी समझते हैं। मैंने कहा एट पॉइंट ऑफ हॉर्स, हॉर्स की जगह पे चलते हैं। हॉर्स वाले पॉइंट पर अगर आऊं मैं तो हॉर्स वाले पॉइंट पर एच की डायरेक्शन आपको इधर दिखाई दे रही है, हाँ है ना। और मेरा बेटा पीछे है टेंशन, पीछे है टेंशन, बट एक्सेलरेशन किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है। एच इस साइड है, टी इस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है, पक्का। तो जब आपने ऐसा देखा तो उस पॉइंट पर क्या हुआ, आप ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि हॉर्स का फोर्स बड़ा है टेंशन से, तभी तो गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। और छोड़ो यार, एक्सेलरेशन किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है, और जिस साइड एक्सेलरेशन होगा वो साइड का फोर्स बड़ा होगा। तो फॉर्मूला होता है बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर आपको बड़ा फोर्स पहचानना है कि बड़ा फोर्स कौन है, तो बड़ा फोर्स पहचानने के लिए जिस साइड एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो साइड वाला फोर्स बड़ा होगा, यानी एच बड़ा होगा टी से, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। मैं कह तो रहा हूं, लास्ट क्लास में बताया था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसी इक्वेशन पे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। अब एक एग्जांपल, ना होल्ड इट। अब मैंने क्या हुआ, इसको इस तरफ से इस तरफ खींचा, इसको मैंने इस साइड खींचा। जब मैंने इसको इस साइड खींचा तो इस साइड खींचने की वजह से पता क्या हुआ, ये नैना इस तरफ खींची हुई। सपोज करते हैं कि मैंने क्या हुआ, खड़े हो जाओ, आप इधर आ जाओ। सपोज करते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड इट, पीछे की तरफ रखना मेरा फोर्स, मैंने इसे क्या हुआ 10 न्यूटन से आगे की तरफ खींचा, बट ये कितना फोर्स लगा पा रही थी, 2 न्यूटन का। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इससे कितना लगाया, अपोज करने के लिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया।
क्या हुआ, मैंने 10 न्यूटन से आगे की तरफ खींचा, इसने कितना लगाया, 2 न्यूटन लगाया, तो बड़ा फोर्स। अभी मेरा एक्सेलरेशन देखना है, तो मेरा एक्सेलरेशन देखना है, तो अगर मेरा एक्सेलरेशन देखना है, बाद में अभी आऊंगा इसके ऊपर, अभी मैं आपको नेट फोर्स वाला एग्जांपल भी बताऊंगा। बड़ा फोर्स मेरा हुआ माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू ma, ये इक्वेशन बनाने का तरीका हुआ। अभी मैं नेट फोर्स निकालूंगा, बैठो, अभी मैं नेट फोर्स निकालूंगा, बट उससे पहले ध्यान से समझना। अगर मैं एट पॉइंट ऑफ काट आ जाऊं, अगर मैं काट की जगह पे जाऊं, तो काट की जगह पे मुझे टेंशन इस साइड दिखाई दे रही है और फ्रिक्शन इस साइड दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है, और यहां मास कैपिटल है। मैं बोलो हाँ या ना? आप देख सकते हो यही हुआ। एट द पॉइंट ऑफ काट टेंशन इस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड है, और एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है, तो भाई साहब बड़ा फोर्स कौन हुआ? बड़ा फोर्स टेंशन हुआ। तो मैंने कहा T माइनस F इक्वल टू कैपिटल एम ए, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आ गया। मैंने कहा फ्रॉम 1 + 2 मैं 1 और 2 को जोड़ दूं, तो अगर 1 और 2 को जोड़ दूं तो आपको यहां पे फोर्स की डायरेक्शन दिखाई देगी कि H माइनस टी इक्वल टू एम है। तो देखो H माइनस टी प्लस टी माइनस एफ, सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू एम इंटू ए कैपिटल एम ए। बोलो हाँ है ना? ये टी से टी कट गया, H माइनस एफ इक्वल टू ए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ए इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझना। अब ना आप अब क्या हुआ, एक कंडीशन बताता हूं। सपोज करते हैं ये नैना है, और ये पांडे सर है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ठीक है। मैंने इसको 20 न्यूटन से खींचा, ये चिल्ला रही मैं नहीं जाऊंगी। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मैं 100 किलो का हूं और ये 50 किलो की है, एक्सेलरेशन निकालना है। भाई साहब आप भी ध्यान से सुनना। क्या हुआ, मैं इसको खींच रहा हूं, ये बोलेगी मैं नहीं जाऊंगा। अब जब मैं इसे खींचता हुआ ऐसे लेकर आ रहा हूं, ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने लगाया कितने का फोर्स, 20 न्यूटन का। इसने अपोज कितने से किया, 5 न्यूटन से मुझे अपोज किया। मैंने क्या किया, 20 न्यूटन लगाया, इसने मुझे अपोज कितने से किया, 5 न्यूटन से किया। जब इसने मुझे 5 न्यूटन से अपोज किया, तो आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने लगाया 20 न्यूटन, इसने लगाया 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स तो 15 हो गया ना। हम दोनों का मास 150 किलो है, यानी 15/150 यानी 0.1 का एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है मेरे बच्चा, नेट फोर्स चाहिए होता है। नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हुआ है। होप सो क्लियर है यहां तक। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो आप टेंशन निकाल सकते हो, ए की वैल्यू किसी में भी डालोगे टेंशन आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? पक्की बात। चलो यार इसी बात पर एक काम करते, क्वेश्चन करते हैं, इसी बात पे क्वेश्चन करके देखते हैं कितना अच्छे तरीके से प्रॉब्लम समझ में आएगी वो। ठीक है, आप एक न्यूमेरिकल कराता हूं। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है सुनो तो सही। पहले क्वेश्चन है ब्लॉक प्रॉब्लम। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ब्लॉक प्रॉब्लम पे।
पहले मैं ब्लॉक प्रॉब्लम क्या करता हूं, मैं कुछ ब्लॉक्स ले लेता हूं। जैसे ही मान लीजिए मेरे पास एक ये ब्लॉक है जिसका वेट 10 kg है, और मेरे पास ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, इसका वेट 30 kg है। मैं 60 न्यूटन से इसको खींच रहा हूं, और इन दोनों के बीच में बंधी है एक रस्सी। इसमें एक रस्सी बंधी है, ये रस्सी बंधी है, और अभी मैंने मान लिया कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो मुझे तो सबसे पहले निकालना है कि रस्सी में टेंशन कितनी होगी, मुझे निकालना है रस्सी में टेंशन कितनी लगेगी। जब मैं इस ब्लॉक को खींचूंगा तो ब्लॉक को खींचने की वजह से क्या रस्सी में टेंशन होगी, रस्सी में टेंशन होगी, और जब तक रस्सी में टेंशन नहीं होगी तो खिंचाओ यार। आप ही बताइए मुझे कि मैंने नैना को एक रस्सी से बांध दिया, और रस्सी में जो इधर रस्सी में टेंशन ऐसे है, क्या नैना खींच पाएगी, खींच पाएगी, अभी खींच पाएगी, अभी खींच पाएगी, बट अब खींच पाएगी, क्योंकि रस्सी के अंदर जब तक टेंशन नहीं होगा तब तक बॉडी आगे की तरफ नहीं आएगी। बॉडी को आगे आने के लिए क्या होगा, टेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो टेंशन कैसे लगता है, टेंशन ऐसे लगता है, जब भी बोलूं टेंशन ऐसे लगता है, और एक रस्सी में एक टेंशन लगता है। टेंशन कैसे लगता है, टेंशन ऐसे लगता है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, टिंग टेंशन, टिंग टेंशन, लग गया। हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। अबे टेंशन फाइंड आउट करने से पहले अपन को एक्सेलरेशन चाहिए। तो पांडे सर ने एक्सेलरेशन बता दिया है, निकालने का तरीका, एक्सेलरेशन बता दिया। क्या यहां पे कोई अपोजिशन फोर्स है, नो, फ्रिक्शन जीरो है। अभी फ्रिक्शन जीरो लेके बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो कोई अपोजिशन फोर्स जिंदा नहीं है। अगर कोई जिंदा अपोजिशन फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स कितना होगा मेरे लिए, बोलो, 60 मेरा नेट फोर्स होगा, अपॉन में टोटल मास। यार अपन को एक्सेलरेशन का फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास करना पड़ेगा। बोलो हाँ, जल्दी बोलो। तो नेट फोर्स हो गया 60, और ये कितना हो गया, 0 चले गए, 1 मीटर। एक्सेलरेशन आ गया क्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक्सेलरेशन आया गया। अबे जब एक्सेलरेशन आ गया तो मैं बनाऊंगा FBD। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी। मैं FBD बनाऊंगा, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम देख, कुछ नहीं होता, दो चीजें हैं, बड़ा सिंपल सा है। देख, ये ब्लॉक है, अब ब्लॉक दूसरे कलर का बना दो। ये ब्लॉक 30 kg का है, बोलो हाँ। ये F 60 न्यूटन का, बोलो हाँ। अरे इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स है क्या, टी अपोज करने वाला फोर्स है। बट मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है ना, कितना है, 1.5, एक्सेलरेशन 1.5 है। तो मुझे टेंशन निकालना है, मुझे टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए बड़ा फोर्स माइनस बड़ा फोर्स कौन होगा, क्यों होगा, यस, बड़ा फोर्स 60 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन उस साइड हो रहा है। तो मैंने कहा 60 बड़ा है टेंशन से, तो आप करेंगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू 30 m इंटू ए 1.5। तो 60 माइनस टी इक्वल टू 45, तो माइनस टी इक्वल टू माइनस का 15, ऐसे उधर लेके चला गया भाई। तो टी की वैल्यू कितनी आई, 15 न्यूटन। पांडे सर ठीक है भाई साहब, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, पर अगर न्यूमेरिकल आता, क्वेश्चन आता कि टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो मैं FBD कभी इसका नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, देखो ध्यान से, क्यों नहीं बनाता, उसके पीछे रीजन सुन लो। ओ भाई FBD क्यों बनाऊं, जब मेरे को पता है
कि ये ब्लॉक है, इधर टेंशन लग रहा है और इसका वजन कितना है 10 किलो। मुझे पता है एक्सेलरेशन कितना है 1.5। इधर क्या फोर्स है, ये भी तो एफबीडी है। यार देवी तुम समझ नहीं आया तुम्हें, इसका एफबीडी बनाऊंगा तो ऐसे ही तो बनाऊंगा, एफबीडी मतलब तोड़ दो, हटाओ, इसको हटाए मैंने, तो यही तो बचा। अब जब ये बचा तो क्या बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? और सीधा क्या करूंगा, F इक्वल टू एम ए, यानी T इक्वल टू एम कितना है 10, 1.5 ले। अरे मैं यहीं से फाइंड आउट करूंगा। जब यहां पर एफबीडी की जरूरत लास्ट वाली बॉडी को निकालूंगा ना, टेंशन ही निकालना है ना, तो टेंशन में लास्ट वाली बॉडी से निकाल लूंगा। कोई लोड कोई परेशानी नहीं आया समझ में? आया भाई नकवी साहब, समझ में आया पक्का? अब सुनो ध्यान से, मुद्दे की बात करते हैं। टेंशन आ गया, जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसकी बात पर। क्वेश्चन बता, इसी क्वेश्चन को करना है आपको, बट इस बार जो फोर्स की वैल्यू है इधर 60 न्यूटन है, फोर्स की वैल्यू इधर 60 न्यूटन है, मतलब ये 60 न्यूटन पुल यहां से कर दिया। मैं आपको बना देता हूं, सेम क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है, ये 10 किलो का है और ये 30 किलो का है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। बॉडी को मैंने खींचा कैसे, 60 न्यूटन से खींचा, और यहां पे तनाव यहां बना हुआ है, ये तनाव है। मुझे टेंशन फाइंड आउट करके बताओ, मुझे टेंशन फाइंड आउट करके बताओ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टेंशन का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे, 45 न्यूटन। होप सो आप सबने भी कर लिया होगा, क्योंकि आप एफबीडी इधर बनाओगे तो क्या बनेगा एफबीडी इसका, ऐसे ये टी लगेगा, ये 30 है, ये F0 है, एक्सेलरेशन आपका सेम आया होगा 1.5, तो T इक्वल टू एम ए, यानी 30 इंटू 45 न्यूटन। बोलो हाँ है ना, T इक्वल टू 45 न्यूटन। डन? नहीं आया समझ में? देवी आया? चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इस रस्सी में टेंशन T1 है, इस रस्सी में टेंशन T2 है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवी जी आप बताइए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप? देवी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? उधर का एक्सेलरेशन निकलेगा या तीनों का एक्सेलरेशन निकलेगा? सेम होगा। एक्सेलरेशन इधर साइड ही होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। देवी कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? नेट फोर्स 50 है और टोटल मास कितना है? हैं? थोड़ा तेज बोल दे, माइक में भी आ जाए तेरी आवाज। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? पक्का? उसके बाद अगर मैं बात करूं, मुझे टेंशन निकालना है। टेंशन के लिए मुझे एफबीडी निकालनी जरूरी है, एफबीडी निकालनी जरूरी है। एफबीडी के लिए क्या करना पड़ेगा? एफबीडी बताओ, कौन सा एफबीडी लोगी पहले? हैं? चलो 50 kg वाला एफबीडी लेना है तेरे को, ये ले 50 kg। इधर कितना है? ठीक है, इधर कौन है? अच्छा टेंशन ऐसे लगता है, ये लो T1 ऐसे लगेगा और ये T2 ऐसे लगेगा। बोलो हाँ है ना? अब यहां पर ये 50 है और टेंशन T1 है। अब बताओ क्या होगा? एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0.5। ठीक है, अब बताओ T इक्वल टू एम ए,
मैं गोली मार दूंगा तेरे को। जब दो फोर्सेस आते हैं ना, जब दो फोर्सेस आते हैं, मैं बता रहा हूं देवी प्यार से नहीं, जब दो फोर्सेस आएंगे तो दो फोर्सेस आने के बाद बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू ma, यानी 50 इंटू 0.5। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, यहां टेंशन है तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू ma। अब ये हुआ 50 माइनस T1 इक्वल टू 25 हुआ। इसको जब इधर लेकर आओगे तो T1 की वैल्यू 25 आएगी। अली तेरा आया था 25? नहीं आया था। आप बताए FBT किसका लेगा? T2 के लिए 20 वाला लेना है। चलो मैं FBT 20 वाला नहीं ले रहा, तेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं 30 वाला ले रहा हूं FBT। यहां कौन था? इस साइड एक उसी को बोलने दो। यहां कितना था? T1। यहां कौन था? T2। फाइंड क्या करना है तेरे को? T2 फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है इसके बाद? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लिखोगे सर, कितना आएगा? 0.5। आगे बता। T1 कितना आया था? 25 आया था। फिर क्या करेगा? फिर क्या करोगे? T2 माइनस 30 माइनस T1। चांटे पड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूं। बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे पे। यहां दो फोर्सेस जिंदा हैं। बड़ा फोर्स कौन है दोनों में से? T1 क्यों है? T1 बड़ा फोर्स क्यों है? उधर एक्सेलरेशन हो रहा है ना? अब क्या करेगा? T1 माइनस T2। फिर क्या होगा? 30 इंटू, अब बता 30 इंटू 0.5 कितना होता है? 15 हो गया। T1 की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस T2। ये इधर जाएगा, माइनस का 10। T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 न्यूटन। हाँ है ना? पक्का? सर डाउट है। हाँ। T1 की साइड तो वो 50 न्यूटन में लग रहा है, तो वो ऐड नहीं होगा? नहीं होगा। इसका कहना है कि इस T1 की साइड 50 न्यूटन भी है, हम उससे लेने देने नहीं। रस्सी में जो टेंशन हो रही है इसकी वजह से खिंचाव हो रहा है, ठीक है? रस्सी में इसकी वजह से खिंचाव हो रहा है, इसलिए ये T1 ही लेंगे हम लोग, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? पक्का? अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया समझ में? आ गया है? अब आपका होमवर्क क्या है कि 50 न्यूटन इस साइड लगाऊंगा मैं, तो आप क्या करोगे? इसका होमवर्क ऑनलाइन आपको भी आंसर भेज दें। आप लोग 50 न्यूटन लगा के T1 T2 का कमेंट करो। अब आगे देखो, अभी छुट्टी नहीं हो रही, इधर देखो। अभी अब देखते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। अब हम लिफ्ट केसेस को समझते हैं। लिफ्ट केसेस को समझने के लिए मेरे बच्चे ध्यान से समझना। बेटा इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा। इस केस में भी mg डाउनवर्ड लगेगा और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा। mg डाउनवर्ड लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा। एक बंदा लिफ्ट में गया, लिफ्ट में जाने के बाद लिफ्ट रेस्ट में है अभी। अली अगर लिफ्ट जो है रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? अब एक्सेलरेशन 0 कैसे हो जाएगा यार? लिफ्ट रेस्ट में है तो कैसे हो जाएगा? देवी कितना होगा एक्सेलरेशन अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो? क्यों होगा 0? तो रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा? 9.8 होगी। देखो एक महान होता है जिसको आंसर नहीं पता होता फिर भी जबरदस्ती आंसर डाल देता है। अब एक्सेलरेशन 0 होगा,
भाई साहब वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, अरे भाई साहब, भाई लिफ्ट रेस्ट में है, ठीक है, जब लिफ्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहां वेलोसिटी बदल रही है, छोड़ो वेलोसिटी ही नहीं है, बदलने की बात ही छोड़ दो, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो दोनों में से बड़ा फोर्स कौन होगा? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो दोनों में से बड़ा फोर्स कौन हुआ? बराबर होंगे, यानी R mg के बराबर होगा। R इज वॉट? R इज अपियरेंट वेट। R को अपियरेंट वेट कहते हैं। अपियरेंट मतलब जो फील हो रहा होता है, इसको कहते हैं एक्चुअल वेट। जो एक्चुअल वेट है हमारा, ये अपियरेंट वेट है और ये एक्चुअल वेट है। तो यानी जो अपियरेंट वेट होगा वही एक्चुअल वेट। अब अपियरेंट वेट और एक्चुअल वेट में फर्क क्या होता है? अपियरेंट वेट और एक्चुअल वेट में फर्क होता है, जैसे एग्जांपल, कभी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो आपको फील होता है कि आपका वेट थोड़ा हल्का हो गया, और जब लिफ्ट जा रही होती है तो आप ऊपर जा रही होती है तो आपको फील होता है कि वेट भारी सा हो गया। जब वो गोल वाला झूला, रोलर कोस्टर कहते हैं ना, जाइंट व्हील जब घूमता है वो गोल वाला, तो क्या होता है, जब ऊपर से झूला नीचे की तरफ आता है तो आपको बहुत हल्का फील होता है, पेट में गुदगुदी होती है। अब यहां पे क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी, पारस क्लास से भगा दूंगा मैं। कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों? वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी। अब एक्सेलरेशन 0 हो गया। देवी, अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो दोनों में से बड़ा फोर्स कौन है? सेम हो गए, यानी R mg के बराबर है। अगर लिफ्ट कांस्टेंट रेट से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट रेट से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो भी आपका अपीयरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। बट अगर यहां पे देखो, मैं लिफ्ट ऊपर जा रही है पर एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जा रही है, ऊपर तेजी से जा रही है, एक्सेलरेट करती हुई जा रही है, कोई भी एक्सेलरेशन है उसका। अगर इस केस में अगर मैं देखूं तो देवी बड़ा फोर्स कौन है? क्योंकि एक्सेलरेशन उस साइड है। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो R इक्वल टू mg प्लस ma। भाई साहब, अगर मैं मान लेता हूं कि mg 70 kg था, मान लेता हूं 70 kg का बंदा था, या 70 kg छोड़ो, 70 न्यूटन लगा रहा था, मान लो 70 किलो का बंदा मान लेते हैं, 70 न्यूटन उसका, क्या कह रहा हूं मैं, मान लो उसका वेट 70 kg था, और कुछ हल्का सा 10 और ऐड हो गया, 10 कुछ और ऐड हो गया एक्सेलरेशन की वजह से, तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? R की वैल्यू 80 हो गई। तो R की वैल्यू 80 हो गई, बोलो हाँ या? R की वैल्यू 80 हो गई। जब R की वैल्यू 80 हो गई तो इसका मतलब व्हाट? अपीयरेंट वेट बड़ा है एक्चुअल वेट से, यानी उस बंदे को क्या होगा फील कि मेरा जो वजन है वो बढ़ा हुआ है। गॉट इट द पॉइंट? बट अगर हम नेक्स्ट केस को देखें, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा? नेक्स्ट केस में फिर mg डाउनवर्ड है, R ऊपर है, बट लिफ्ट नीचे आ रही है। देवी बड़ा कौन है? mg बड़ा है, किससे? R से। तो क्या होगा? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू ma। इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस क्या हो जाएगा? mg माइनस, अगर मैंने mg को 70 मान लिया और ma को 10 मान लिया तो R तो 60 हो गया,
यानी क्या हुआ, मेरे को क्या पता चल रहा है कि अपीयरेंट वेट जो होगा वो कम होगा और एक्चुअल वेट, इस टाइम वो बंदा अपने आप को हल्का फील करेगा। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है और रस्सी टूट गई ऊपर की जिस जो खींचती है और ये फ्री फॉल हो गया, तो हमें पता है आर नीचे आने की इक्वेशन है mg माइनस एम ए, अभी कराया मैंने, mg माइनस एम ए। अगर a g के बराबर हो गया तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस केस को कहते हैं वेटलेसनेस। ये केस क्या कहलाएगा, वेटलेसनेस, यानी उसको वजन ही फील नहीं होगा अपना। कभी छत से कूद के देखना, आपको जब तक कूद रहे होंगे, जब तक हवा में होंगे आपको आपका वजन फील नहीं होगा, उसके बाद आप बताने लायक नहीं रहेंगे, वो एक अलग बात है। mg डाउनवर्ड है और r अभी भी ऊपर है, बट इस बार एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी से बढ़ी है, यानी इस बार नीचे इतनी तेजी से खींच रहे हैं हम लोग किसी मशीन के थ्रू, इतनी तेजी से खींचा हम लोगों ने कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ग्रेविटी से बड़ी कर दी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 से अबव होगी, अबव कर दी मैंने। अगर a की वैल्यू g से बड़ी है तो नीचे आने की इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू mg माइनस एम ए, यानी ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो गया। अगर ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो गया तो r की वैल्यू नेगेटिव आ गई, और r की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो ये बंदा जाके छत में चिपक जाएगा, ये बंदा छत में चिपक जाएगा। एंड दिस इज द लिफ्ट केसेस। इसी के ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप सो यहाँ तक क्लियर है, लिफ्ट केसेस तक। पेपर में आते हैं कि लिफ्ट के डिफरेंट केसेस कैसे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।